सबकी नहीं माननी होती है, ठीक है, ना सबकी सुननी होती है। बस आप एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान देख लो और अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करो, अपने हिसाब से अपनी 12th की जर्नी को जियो। हाँ, लेकिन बस कुछ बातें आपको याद रखनी है, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रश्मिता और अब आप 12th के बोर्ड की तैयारी शुरू कर दो। देखो मैं निकल गया, मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा, वही 11th निकली है। अब जो है जून आ गया है और जून से हमें सीयूईटी की तैयारी भी करनी है और साथ साथ में हमें अभी से ही अपने 12th बोर्ड्स की तैयारी करनी है कि हम 95% ही स्कोर करें। सो यहाँ पर कुछ बातें मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो सीयूईटी अगर किसी को नहीं पता है तो सीयूईटी क्या होता है, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। पहले क्या होता है, बहुत सारे टेस्ट होते थे, हमें हर एक यूनिवर्सिटी के लिए जो है 12th के बाद एक टेस्ट देना पड़ता था, तब हमें वहाँ एडमिशन मिलता था। अब सीयूईटी होता है, कई सारी यूनिवर्सिटी सेंटर की, स्टेट की, प्राइवेट इसमें इनरोल होती है और इसमें अच्छा स्कोर आता है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, ठीक है। सो अब इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप गैप लेंगे और बाद में सीयूईटी की प्रिपरेशन करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि सीयूईटी की प्रिपरेशन में स्पेसिफिक घुस जाएंगे। आपको पहले पढ़ना आपका 12th ही है। तो किस तरीके से, तो अगर आप 12th में आ चुके हैं और आपने ह्यूमैनिटीज ले लिया है और अब आप श्योर हो कि ह्यूमैनिटीज के थ्रू ही जाना है, तो अब मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, आप अपने हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पर। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि मुझे एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ठीक है। आपको कई सारे लोग, कई सारी किताबें, कई सारी चीजें आपको रिकमेंड करेंगे, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको अपने दिमाग में बस क्लियर करना है कि मुझे एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझनी है, मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, मुझे एनसीईआरटी से नोट्स बनाने हैं। देखो सब्जेक्ट जो होते हैं ना सीयूईटी में, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तुमने अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पूरी साल पढ़ी है, तुम्हें सीयूईटी के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बुक में से ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब तुम्हारी सब्जेक्ट की बात है, और उसके अलावा थोड़ा सा करंट अफेयर्स है या फिर जीएस है, वो तो देखो यार उसके लिए तो तुमको प्रिपरेशन थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी, कि जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मैथ वगैरह, वो लास्ट की बात है। अभी हमें पूरे साल अपने 12th पर फोकस करना है, और 12th पर फोकस करने से करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू, और सीयूईटी भी हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, नोट्स एनसीईआरटी से ही बनाने हैं, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर्स मैंने, सारे वीडियोस डिटेल में भी, शॉर्ट में भी, वन शॉट में भी एनसीईआरटी बेस्ड डाल दिए हैं, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कब तक पढ़ना है और कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखो आपके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर ज्योग्राफी है, या उसके अलावा इकोनॉमिक्स है। वो तो हिस्ट्री की अगर मैं बात बताता हूँ, क्लास 12th में हिस्ट्री की आपकी 3 बुक्स हैं, ठीक है। अब ये 3 बुक्स में आपकी पूरी इंडियन हिस्ट्री कंप्लीटेड है, ठीक है। 11th में जो आपने पढ़ा था वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, यहाँ पर आपकी कौन सी हिस्ट्री है, यहाँ पर आपकी इंडियन हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के आपको पता है 3 पार्ट्स होते हैं भाई, एक एंशिएंट हिस्ट्री होती है, फिर मिडाइवल हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है। इसी तरीके से 3 बुक, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, 3 किताबें हैं, सिंपल किताबें हैं, और इसी में आपको क्या है, 4-4 चैप्टर दिए गए हैं पर बुक में, ठीक है। तो 4-4 चैप्टर दिए गए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप सीक्वेंस से ही पढ़ो, क्योंकि पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो, फिर मिडाइवल में घुसो, उसके बाद फिर मॉडर्न करो। इससे क्या, एक फ्लो बना रहता है और इंटरेस्ट भी आता है। ऐसे आप जंप करके पहले मुझे 3rd बुक पढ़नी है, फिर मुझे 2nd बुक पढ़नी है, ऐसे नहीं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप फ्लो में ही पढ़ो सारी, ठीक है। 4-4 चैप्टर इजीली कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक है, एक इंडियन पॉलिटी है कि 1947 के बाद जब हम आजाद हुए थे, उसके बाद की बड़ी इंटरेस्टिंग है पूरी पूरी जर्नी, ये कैसे फिर हमने किया। अब 1947 तक तो यार पढ़ ही लेते हैं हम, ये यार ठीक है, स्ट्रगल किया, ये किया, वो किया, बट 1947 के बाद से क्या इंडिया में जो आज हम खड़े हैं 2025 में, ये कैसी जर्नी हुई है। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा एक गाइडलाइन है कि भाई कैसे कांग्रेस कैसे आई, किस तरीके से पूरा रीजनल पावर आई, कि भाई आजाद होने के बाद भी कितने सारे स्ट्रगल हुए हैं, जम्मू कश्मीर का टॉपिक, बहुत कुछ, ठीक है। तो ये पढ़ने का आएगा। 2nd बुक जो है वो आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बताती है, कि मतलब दुनिया में यूएसएसआर क्या है भाई, यूएसए के साथ कोल्ड वॉर क्या चल रही थी, ये सारी चीजों की, कि भाई आप कहाँ पे रहते हो, साउथ एशिया में रहते हो, तो साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज का क्या क्या पॉलिटिक्स है यहाँ पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी अच्छे से पढ़ोगे बढ़िया आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर ज्योग्राफी की बात करो, उस पर भी आपकी 2 बुक्स है, ठीक है। दोनों बुक्स में अलग अलग पर्सपेक्टिव पे बताया गया है भाई, वर्ल्ड लेवल ज्योग्राफी बताई गई है और इंडियन लेवल ज्योग्राफी बताई गई है, ठीक है। सोशियोलॉजी में आ जाओगे तो सोशियोलॉजी में भी आपको क्या किया गया है, 2 बुक दी गई हैं, 2 बुक में बढ़िया सेग्रीगेशन दिया हुआ है, किस तरीके से इंडियन सोसाइटी को बताया हुआ है, किस तरीके से जो कॉलोनियल पीरियड था तब से वो लोग जो ब्रिटिशर्स आए उस समय कैसा सीन था, तो कंपेयर करके बताया गया है, बढ़िया अच्छा। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो ऑलवेज इंटरेस्टिंग आपकी इंडियन
सॉरी मेरी एकदम से लात गल गई ट्राइपॉड में। चलो बैक टू द इकोनॉमिक्स। इतना टफ नहीं है, ये कोई भगवान का संकेत नहीं था। सो इकोनॉमिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी अगेन आपकी यहाँ पे 2 बुक है। बहुत अच्छी बात है, जब मेरा समय था ना तो स्टैट की बुक थी, ठीक है? 11th में स्टैट और इंडियन थी और माइक्रो मैक्रो थी 12th में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अब आपकी मैक्रो है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इंडिया लेवल पे, मतलब कि एक तरीके से इंडिया लेवल मतलब कि कंट्री लेवल पर जो इकोनॉमिक्स की चीजें होती हैं, जैसे नेशनल इनकम वगैरह होती है, इन सब के बारे में बताया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। अब कहेंगे मैम सब कुछ ये इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, सच में है। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि फर्स्ट डे से ही जब आप उस प्रिपरेशन में घुसोगे ना, तो आपको मार्क्स नहीं, आपको इंटरेस्ट आएगा ना, तभी आप किसी काम को यहाँ पे कर भी पाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा आपको यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी दी गई है, जिसमें भाई इंडिया की इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री दी हुई है, कैसे भाई 5 ईयर प्लान आए, कैसे क्या आया, ये सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? अगर कुछ रह तो नहीं क्या, सोशियोलॉजी की बात करें, ज्योग्राफी की बात कर ली, सबकी बात करें, ठीक है? इसके साथ में आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होंगे। इंग्लिश देखो, सिर्फ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पे जो मेन सब्जेक्ट है उन पे ध्यान नहीं देना है, उसके अलावा तो उन पे भी देना है, पर उसके अलावा इंग्लिश पे भी ध्यान देना, क्योंकि इंग्लिश की वजह से रिजल्ट खराब हो जाता है, हम लास्ट मोमेंट पे उसको पढ़ते हैं, ठीक है? इंग्लिश में ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि आज से ही पोएम्स, जो पोम्स हैं आपकी और चैप्टर्स हैं उनको करना शुरू कर दे। अगर आप ये देखो लास्ट के लिए भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 महीने के लिए, लेकिन अभी से राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करो, ये किस तरीके से इंग्लिश को प्रेजेंट करना है, कैसे इंग्लिश को समझना है। तो अगर आप चैप्टर रीड करना शुरू करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, मतलब इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, उसको लिखने की अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आपका फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन को भी आपको धीरे धीरे थोड़ा 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 पढ़ते हुए जाना है। लेकिन जो आपके 3 कोर सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट होंगे, उनको आपको अक्टूबर तक फिनिश करना है। ये बिल्कुल ले लेना, बिल्कुल गोली के नोक पे कह रही हूँ, अक्टूबर तक आपको फिनिश करना है, जैसे नवंबर में आप अच्छे से पूरा रिवीजन कर पाओ, एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर पाओ। देखो रिवीजन तो करना ही है, हर 7-7 दिन में रिवीजन करना है, हर रोज रिवीजन करना है, लेकिन आप वही, आपके ऊपर एक बढ़िया टाइम हो कि नवंबर रिवीजन किया, सेकंड रिवीजन दिसंबर में किया, जनवरी में प्री बोर्ड दिए और फैब में बोर्ड दे दिए भाई आराम से। तो अक्टूबर का टारगेट रखना कि अक्टूबर तक पूरा एक प्लानिंग अपने हिसाब से बनाना। मतलब आई विल नॉट गोना गिव यू एनी प्लान, बिकॉज आपको अपने हिसाब से प्लानिंग करनी है, अपने आप से प्लान बनाना है, एक पूरा प्लान प्रिपेयर करना है। और साथ साथ में बच्चा, एक चीज और जिस पे आपको बिल्कुल फोकस करना है, वो मैं आपको बिल्कुल उससे बता रही हूँ, आंसर राइटिंग। प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं है कि भाई लास्ट मोमेंट पे ही आंसर राइटिंग को देखे कैसे लिखा जाए। आंसर राइटिंग की बहुत सही मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, उनको आज से ही देखो और आज से ही आंसर लिखना शुरू करो। एक चैप्टर पढ़ रहे हो, सपोज दैट आपने एंड ऑफ बायोपोलैरिटी पढ़ा, तो उसके जो कुछ क्वेश्चंस तो दिए होंगे ना, अभी आपके पास कुछ नहीं है तो एनसीईआरटी तो है ही, और फोन तो सबके पास ही है, आप देख रहे हो तो फोन तो है। 4 क्वेश्चन निकालिए, उनको लिखने की प्रैक्टिस करो। और देखो अभी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम आंसर्स भी टैली कर सकते हो कि भाई आंसर में क्या दिया गया है, कैसे पॉइंट्स दिए गए हैं और तुम क्या पॉइंट लिख रहे हो। तो प्लीज आंसर राइटिंग पे ही फोकस करना। तो किस किस चीज पे फोकस करना है? एनसीईआरटी ही अकेली पढ़नी है, एनसीईआरटी के साथ में एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी के नोट्स के साथ में अक्टूबर तक का प्लान बनाना है कंप्लीट करने का, और साथ में आंसर राइटिंग करनी है और इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, ठीक है? ये आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओ, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी तुमको 12th में बहुत अच्छे नंबर लाने से, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर दिन 15-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अरे यार यूपीएससी एस्पिरेंट थोड़ा ना हो, 12th की पढ़ाई यार इजीली भी अगर तुम रोज भी 1 से 2 घंटे दोगे ना यार, शिद्दत वाले 1 से 2 घंटे, और थोड़ा सा टाइम मतलब 15 मिनट ऐसे चलते फिरते हुए थोड़ा रिविजन के लिए अपने आप को टाइम दोगे, मैं कह रही हूँ बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन होगी, ठीक है? यूं ही मजे मजे में देख लो यार एक हाथ वीडियो, मजे मजे में देख लो एक हाथ चीज, और अपने साथ में रीडिंग। देखो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, वैसे मैंने बिल्कुल डिटेल एक एक लाइन एनसीईआरटी की वीडियो बनाई है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो। और लेकिन अपने आप से पढ़ना सबसे बड़ी चीज है, एनसीईआरटी को खुद से पढ़ना है। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और जो ना समझ में आया हो उसके लिए कमेंट डाउन, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।